नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। ठीक सुबह के 7 बजे हैं और रीट 2022 के लिए निःशुल्क बैच केवल और केवल YouTube पर साइकोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने मॉडल पेपर नंबर 1 कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो ये टेस्ट देने के बाद में आप उसको भी ज़रूर देख लें, उस टेस्ट को भी ज़रूर दें। हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, सुबह 7 बजे जो है साइकोलॉजी की क्लास होती है यानी टेस्ट चलता है। फिर 10 बजे सुबह आपको संस्कृत का टेस्ट मिलेगा। फिर 3 बजे आपको जो है साथियों दोपहर को हिंदी का टेस्ट मिलेगा और रात को 8:30 बजे जो मेन पेपर होगा आपका शिक्षक भर्ती का, उसके लिए राजस्थान के जीके का मॉडल पेपर मिलेगा। कंटिन्यू क्लासें मिलेगी, आप ज़रूर जुड़ें और इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है साथियों। एक बार जुड़ जाइए, इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत करते हैं, साइकोलॉजी मॉडल पेपर नंबर 2 रीट 2022। जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितने भी बहनें नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साथियों चैनल को, ताकि भविष्य में जितने भी टेस्ट हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपके कितने सही होते हैं लास्ट में ये भी आपको बताना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रश्न क्या है? एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है आसानी से समायोजित होना, संतुष्ट प्रद रूप में सहयोग देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना या उक्त सभी। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है किन बातों में, आपको बताना है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत ही बढ़िया आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। पहले प्रश्न का राइट आंसर, जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 1 का। जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, दूसरा प्रश्न आ चुका है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है वो किस पर आधारित होता है, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 2, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो साथियों राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। जी हाँ साथियों, मूल प्रवृत्ति पर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? जो सुप्तावस्था है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्राइड ने दिया है। किसने दिया है? फ्राइड ने दिया है। 5 अवस्थाएं बताइए साथियों। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। उनमें से आपको बताना है कि सुप्तावस्था का जो वर्ष अंतराल है वो कितना है, किससे संबंधित है? 2 से 5 वर्षों का, 6 से 12 वर्ष तक का, 18 से 20 वर्ष का या 20 से 22 वर्ष का। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया साथियों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, 6 से 12 अवस्था। सुप्तावस्था का जो वर्ष अंतराल है वो क्या है? 6 से 12 अवस्था। बी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी राइट हैं। सुप्तावस्था को अदृश्य अवस्था भी कहते हैं, अदृश्य अवस्था भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं सीखना, परिपक्वता, विकास या समाजीकरण। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का? बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरे प्यारे साथियों सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सबको। डेली निःशुल्क क्लासेस आपके लिए चलाई गई है, फ़ायदा उठाएं इन क्लासों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजीकरण। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है
उससे ही जो शिशु या मानव है वो समाज के साथ जुड़ते हैं और सभी क्रियाओं का सक्रिय रूप से निष्पादन करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? बताइए। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उनकी अवस्थाओं में इनमें से कौन सा सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदीगामी क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, चौथा है उक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा शामिल है? जी हाँ साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में इनमें से कौन सा शामिल है? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सारी की सारी जो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में शामिल है। डी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का प्रत्यय किसने दिया है? ZPD, जी हाँ साथियों, पाड़ या ढांचा नाम आता है, आपको पता है सीटेट वगैरह में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई ऐसी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें ये ZPD का क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो। वांडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या वाइगोत्स्की द्वारा। तो साथियों ZPD की अवधारणा किसने दी है मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा साथियों? वाइगोत्स्की द्वारा ZPD की अवधारणा दी गई है। डी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में देखिए एक बार ये वापस प्रिंट हो गया, इसको आप हटा दें। चलिए ये यहाँ से देखिए अब आपका 7वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प आपके हैं थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी या स्किनर। 4 विकल्प आपके सामने हैं। बताइए सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर इसमें आना चाहिए साथियों। हर एक टॉपिक से आपको सवाल मिलेगा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक सवाल किसी ना किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, कॉलर, कोपका, वर्दीमर, आप इनका नाम सुनते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, विद्यालयी बच्चों में निम्न में से अभिप्रेरणा किसके कारण होती है? पहला विकल्प है अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण, पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी के कारण या अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाना। देखिए निम्न अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा में कमी के बारे में पूछा गया है। अभिप्रेरणा में कमी के बारे में पूछा गया है किसके कारण होती है? तो इनमें से आपको बेस्ट आंसर जो है वो बताना है। चारों ऑप्शनों में से बेस्ट कौन सा होता है वही हमें एग्जाम में करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण अभिप्रेरणा में कमी आती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज होता है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अध्यापक ने बताया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो विद्यार्थी ने माउस का माउसेज कर दिया। किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, द्विपार्श्व स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण? चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण का एग्जाम्पल है ये। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको नीचे कूट दिए गए, इनका प्रयोग करते हुए जॉन डीवी, टीचनर, कोपका, वाटसन, इधर दिया हुआ गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, कृत्यवाद या व्यवहारवाद। बताइए कौन किससे सुमेलित होगा? कूट का चयन करना है आपको। तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का?
बिल्कुल। जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया है, देखिए जॉन डीवी जो है वो कृत्यवाद से संबंधित है, तो इसमें एक नंबर पहले में सी आएगा। क्या आएगा? सी। टीचनर जो है वो आपके संरचनावाद से संबंधित है, तो दूसरे में बी आएगा। कोप का जो है वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, तो ए आएगा। और वाटसन व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद का जनक भी वाटसन को कहा जाता है, तो डी आएगा। तो क्या बना? सी बी ए डी। सी बी ए डी किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 11, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है किसका? शब्द का, भाषा एवं विचार का, प्रतीक एवं प्रतिबिंब का, या इन सभी का? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इन सभी का प्रयोग किया जाता है चिंतन की प्रक्रिया में। शब्द का भी प्रयोग होता है, भाषा और विचारों का भी प्रयोग होता है, और प्रतीक और प्रतिबिंब, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। तो साथियों 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा उदाहरण वांडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। आपको उदाहरण ढूंढना है जो कि वांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों द्वारा केंच हुए के विच्छेदन को सीखना, दूसरा है क्रिकेट का उत्साह, तीसरा है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, और चौथा है स्कूल की घंटी बजने के पर बस्ते बंद कर लेना। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। डी ऑप्शन जो है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? जो कुत्ते ने लार टपकाई थी उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारे के सारे जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है, लेकिन ये डी ऑप्शन वाला जो है वो नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मकता के बारे में गलत कथन आपको छांटना है। पहला है सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, दूसरा है सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, तीसरा है सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है, चौथा है सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। बताइए सृजनात्मकता के बारे में गलत कथन क्या रहेगा? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया साथियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता तथा बुद्धि साथ साथ चलते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा। जिन साथियों ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने ए ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ब्रेल लिपि द्वारा या ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक रूप से निःशुल्क बच्चों के लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, वाचन बाधित बच्चों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए लुईस ब्रेल द्वारा चलाई गई ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे शरीर रचना के अपने सिद्धांत में, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला है आयताकृति, दूसरा है दुर्बल, तीसरा है लंबाकृति, चौथा है गोलाकृति। तो बताइए शेल्डन द्वारा कौन सा वर्गीकरण नहीं दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दुर्बल, ऑप्शन नंबर बी। ये दुर्बल वाला नहीं बताया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? हमारी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, या इदम एवं अहम? चलिए 4 विकल्प आपके सामने, राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बताना है।
तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इदम। इदम जो है ये ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? बताइए, बुद्धि के बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं, सबसे अधिक उपयुक्त आपको कथन बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें पहले, फिर आंसर करने का प्रयास करें। तो चलिए पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए जी, जल्दी से कमेंट कीजिए प्रश्न नंबर 17 का। जी हाँ साथियों, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। तो बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, ये गार्डनर ने भी कहा था, बिल्कुल सही बात है। तो अधिक उपयुक्त ए ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि के बारे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 17 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में सवाल है साथियों। पीटर सलावे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन या नैन्सी गिब्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक इम्पोर्टेंट या अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यह पुस्तक किसने लिखी है साथियों? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ये पुस्तक है डेनियल गोलमैन की। किसकी है? डेनियल गोलमैन की। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन। 4 विकल्प बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो जल्दी से बता दीजिए। परीक्षा तक बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सुबह 7 बजे साइकोलॉजी, फिर 10 बजे संस्कृत, फिर 3 बजे हिंदी और रात को 8:30 बजे जीके, राजस्थान जीके। इनके अलावा भी मैं और भी वीडियोज अपलोड करूंगा टॉपिकों के, जैसे साइंस मैथ के हो गए, एसएसटी के हो गए। सारी तैयारी आपको निःशुल्क करवाई जाएगी साथियों। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल थ्रस्टन ने दिया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टॉरेंस ने जो सृजनात्मकता परीक्षण दिया था उसके द्वारा किसका मापन नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार्किकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉरेंस ने जो सृजनात्मकता परीक्षण दिया था उसमें तार्किकता का मापन नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे? जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तब वे अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर साथियों। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? चलिए, सृजनशीलता को बढ़ाना है, उसका पृष्ठ पोषण करना है, तो अध्यापक को जो है किस विधि की सहायता लेनी पड़ेगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश की, व्याख्यान विधि की, दृश्य सर्वे सामग्री की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, या इसे विचारावेश कहा जा सकता है। सृजनात्मकता का पोषण करना है तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता
जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं व्यक्त कर पाता तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी और बच्चों को दर्शाता है। देखिए ये लाइन यहाँ से करता है, इसके बाद आपको ये पढ़ना है। तो वह घर आने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों पर वो गुस्सा निकालता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? औचित्य स्थापन, तादात्म्यकरण, विस्थापन या दमन। तो मेरे प्यारे साथियों, एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा नहीं निकाल पाता और वही गुस्सा घर पे आके पत्नी और बच्चों पे निकालता है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये साथियों विस्थापन को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर दमन नहीं होगा, राइट आंसर क्या रहेगा? विस्थापन। सी ऑप्शन विस्थापन, इसको करेक्ट आंसर कर लेना, ये गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ निकालना, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ, ये विद्यालय पत्रिका निकालना वगैरह किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मेरे प्यारे साथियों यह है विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान का प्रस्तुत करता है? सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए इनको और आंसर कर दीजिए। एक तरफ लिखा है प्रतिभाशाली, अधिगम, असक्तता, सृजनात्मकता, अवदान, कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, और ये 4 ऑप्शन इस तरफ लिखे हैं। तो आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो 25वें का राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, 4, 1, 2, 3। जी हाँ साथियों, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होगा वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है, तो ए में चौथा आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अधिगम असक्तता, धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी, अधिगम असक्तता है, तो फिर क्या आएगा? 1 नंबर आएगा बी में। फिर क्या कह रहा है? सृजनात्मकता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, सृजनात्मकता, तो 2 नंबर आएगा। फिर अवदान, कमी, अति सक्रियता, आसानी से विचलित होने की आदत है, बिल्कुल 3 नंबर आएगा। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 केवल सी ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया बहुत अच्छी तैयारी चल रही है साथियों आपकी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जानी जाती है, किसके संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ये ऐसे क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम या विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 27। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, जी हाँ साथियों, का प्रथम पद क्या होता है? प्रथम कार्य क्या होता है माइक्रो टीचिंग में? सभी ने बीएड बीएसटीसी कर रखी है, सभी ने ये की होगी, सभी ने सीखी होगी। माइक्रो टीचिंग में प्रथम सोपान क्या होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण योजना बनाना या प्रस्तावना? तो मेरे प्यारे साथियों माइक्रो टीचिंग में प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न नंबर 27 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ये और ये होता है। चलिए, निष्क्रिय और सरल, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सामाजिक या सक्रिय और सरल? बताइए राइट आंसर क्या आएगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम जो है अपने स्वभाव में किस प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये होता है सक्रिय और सरल। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 में। जिन्होंने भी डी बताया बिल्कुल सही है। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? आप भी शिक्षक और शिक्षिका बनेंगे, आपकी जिम्मेदारी क्या रह सकती है इन 4 में से? बताइए जल्दी से।
बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध करवाना ये शिक्षक की प्रथम जिम्मेदारी है, मुख्य जिम्मेदारी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं आज के टेस्ट के अंतिम प्रश्न की ओर। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है। इनमें से बेस्ट आंसर देना है साथियों। इस सवाल में एक से अधिक ऑप्शन सही लग सकते हैं आपको, लेकिन आपको सबसे बेस्ट आंसर यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा साथियों एग्जाम में। एक अध्यापक सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को किस प्रकार का बनाता है मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 30 का? जी हाँ दोस्तों, 30वें का राइट आंसर रहेगा सरल बनाता है, ये सबसे मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। वो रोचक भी बनाता है, मनोरंजक भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बेस्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन 30वें प्रश्न का। तो मेरे प्यारे साथियों, साइकोलॉजी के मॉडल पेपर नंबर 2 के 30 प्रश्न आपने देखे। 30 में से आज आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक और शेयर करें। 10 बजे मिलेंगे संस्कृत के दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर धमाकेदार टेस्ट के साथ में। साथियों बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, हमारे साथ जुड़ जाइए। रीट 2022 की निःशुल्क तैयारी आपको इन्हीं टेस्टों के माध्यम से करवाई जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।